हमारे पास तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। इंटेनियस जो ये जो रिएक्शंस होगी इसको आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, आयनिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये क्या होती हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है, ठीक है ना। मैंने हम उसको सामान्य विधियां जो होती हैं उनसे उनको नाप नहीं सकते हैं, है ना। द रिएक्शन विच टेक प्लेस विद अ वेरी हाई स्पीड, इतनी हाई स्पीड होती है विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय जनरल मेथड्स आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस और आयनिक रिएक्शंस, ठीक है ना। इनको हम आयनिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं। अब मान लीजिए हम कहें कि भाई यहाँ पर रिएक्टेंट था हमारे पास, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है और ये विद इन पलक झपकते ही चेंज हो गया। तो कितने सेकंड में हुआ हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। पलक झपकते कितने सेकंड हुआ, 2 सेकंड, 1 सेकंड, पता ही नहीं लगा, है ना, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस का हम क्या नहीं कर सकते हैं, रेट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन होती हैं, ऐसी रिएक्शन है जो इतनी तीव्र गति से होती हैं, ये होती हैं आयनिक, जिनमें आयंस होते हैं, है ना। ऑल आयनिक रिएक्शन, जितनी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत तीव्र गति से होने वाली है ना। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस हो सकती हैं। तो दूसरा ये क्या होता है, ये आयनों के मध्य होती है, जो आयंस होते हैं इनके मध्य होगी। यानी कि जो आयंस होंगे, मान लीजिए एक आयन है, जैसे मान लो मैंने कहा सोडियम प्लस और Cl माइनस, तो ये जो रिएक्शन होंगी बहुत तेज गति से हो जाएंगी, यानी कि NaCl बना देंगे, क्योंकि आयंस है, इन्हें जरूरत है। तो जो आयनिक रिएक्शन होती है बहुत तीव्र गति से होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इन्होंने दिया है, देखो इसके लिए एक और लाइन भी लिखी, ये कह रहा है कि इनकी जो गति होती है इतनी अधिक होती है कि पलक झपकने से पूर्व, यानी कि विद इन ट्विंकल ऑफ आइज ही पूर्ण हो जाती है, यानी कि पलक झपकने से पहले ही पूर्ण हो जाती है, बहुत तीव्र गति से होती है ना। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखो NaCl है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने क्या किया है, AgNO3 लिया और ये एक्वस है और ये NaNO3 और प्लस AgCl। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इनको पानी में मिलाते हैं, जैसे नमक को मिलाया, तो केवल जो घुलने में लगेगा समय वही टाइम लगेगा। देखो यहाँ इसको घुलने में टाइम लगेगा, ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस फॉर्म में आ गया, है ना। Ag पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा, कशिश कुछ कह रहे बेटा, NO3 नेगेटिव, ये हमारे पास है। मेरी आवाज तो सभी को आ रही है ना? यस सर। चलो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे इसको पानी में घोला तो वो आयन के फॉर्म में आ गया। अब जब आयन के फॉर्म में आएगा उसके बाद जो रिएक्शन होगी वो बहुत तेज गति से होने वाली है ना। तो यानी कि जो AgCl है इसने तुरंत इससे रिएक्शन कर ली और ये वाली NO इसके साथ रिएक्शन की। तो ये जो आयनिक रिएक्शन है वो बहुत तीव्र गति से होगी जब आयन बन जाएंगे, तो उनका हम क्या नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, these reaction takes place with such high speed they are completed within twinkle of an eye। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये होगा, है ना। और इसमें क्या होगा कि पलक झपकने से पहले ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत तीव्र गति से होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर यदि देखो बेटा इसमें, तो जैसे ये हमने कहा Ag प्लस, देखो ये आयन है, ठीक है ना, और Cl माइनस ये भी आयन है, और इन्होंने क्या बना दिया, AgCl बना दिया, तुरंत बन गया। तो ये ध्यान रखना है, जो आयनिक रिएक्शन होगी बहुत तीव्र गति से होंगी, बहुत तेजी से होंगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई कि जो आयनिक रिएक्शन होंगी बहुत तीव्र गति से होगी और उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। पर लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक प्रकार की रिएक्शंस इस टाइप की होती है। दूसरा है बेटा अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद का मतलब वेरी स्लो रिएक्शंस, जिसमें बहुत स्लो होती है, ठीक है ना।
और ये इतनी स्लो होती है कि कई साल तक भी पूरी हो जाती है ना, कई साल लग जाते हैं इसमें। जैसे देखो ये कह रहा है अणुओं के मध्य जो होने वाली रिएक्शन, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन होंगी? वहां तो आयन के मध्य होगी, ठीक है ना, वो आयन थे, दोनों आयन थे, तो इसलिए बहुत फास्ट हो गई। यहाँ कौन से होंगे जिनके कारण बहुत धीमी गति से होगी? तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये अणुओं के मध्य होती है। अणुओं का मतलब मॉलिकुलर रिएक्शंस, है ना, वेरी स्लो रिएक्शंस, यानी कि देयर आर सम रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो, दे आर एक्चुअली मॉलिकुलर रिएक्शंस। वो मॉलिकुलर रिएक्शंस है जो मॉलिक्यूल के बीच होगी, तो मॉलिक्यूल को टूटने में टाइम लगता है, फिर वो अन्य चीजों में टूट करके, फिर आयन के फॉर्म में टूट करके तब रिएक्शंस होंगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, हो सकता है वो फ्री रेडिकल के रूप में टूटे, अलग अलग टाइप से, है ना। तो यहाँ पर जो ये क्या होंगी, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी, ये मॉलिक्यूल के मध्य होंगे, है ना, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मध्य होंगे। और इन अभिक्रियाओं की गति क्या होती है, कम होती है, यानी कि बहुत कम होती है, यानी कि some of the reactions are taking place such a low speed that there is no visible or measurable changes। वो विजिबल, उसमें जो चेंज होंगे वो बहुत कम होंगे, उनको हम नाप ही नहीं सकते कितना कम चेंज हुआ, है ना। इवन डेज और मंथ टुगेदर, जैसे माना डेज और मंथ में साथ साथ देखेंगे तो तब भी जो है उनको हो ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक रिएक्टेंट था और यहाँ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम कोई चीज है ना, और 1 मंथ में जो है, यदि हमने कहा 1 मंथ में यहाँ पर जो चेंज आया वो कितना है, 0.00002 इतना चेंजेस हुआ। हमने कहा ये तो मेजरेबल ही नहीं है, एक दिन में कितना होगा, एक सेकंड में कितना होगा, बहुत पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये बहुत कम क्या होगा, विजिबल नहीं होते, मतलब यानी कि क्या कह सकते हैं, इनमें क्या होगा, कुछ अभिक्रियाएं इतनी कम होती हैं कि कई दिनों और वर्षों में भी उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देते, कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंजेस हुआ। यानी कि हो सकता है इससे ज्यादा भी हो रहे हो, 0.002, पता ही नहीं लग रहा हो एक मंथ में इतना परिवर्तन हुआ, तो पता ही नहीं लग रहा कितना परिवर्तन हो रहा है ना। तो ऐसे इन अभिक्रियाओं को हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, परिवर्तन बहुत कम होते हैं, है ना। देखो मेजरेबल चेंजेस इवन डेज और मंथ टुगेदर, फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिल करके वाटर बनाते हैं, तो ये इसका एक प्रकार का एग्जांपल, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एब्सेंस में। so is so slow, ठीक है ना, that there are hardly and change for year together, ठीक है ना। एक साल में, 2 साल में कुछ परिवर्तन, कुछ अमाउंट में हमारे पास वाटर बनता होगा, ठीक है। ये देखो, तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है ना, जो ज्यादा परिवर्तन नहीं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग से जल बनने की अभिक्रिया इतनी कम होती है कि कई वर्षों में उसमें क्या होगा, कई विशेष परिवर्तन नहीं होते, कोई ज्यादा परिवर्तन भी नहीं होता। तो यहाँ समझ में आया वेरी स्लो रिएक्शंस में क्या होगा कि वो जो परिवर्तन आ रहा होगा वो इतना कम होता है कि उसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसलिए इन रिएक्शन को भी नहीं देख सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, इनका भी रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। दोनों का नहीं कर सकते, बहुत तेज होने वाले अभिक्रियाओं का, क्योंकि इतनी तेज हो जाती है पता ही नहीं लगता कितना टाइम में हो गया, है ना। और जो अति मंद अभिक्रिया यानी कि वेरी स्लो रिएक्शंस है, उनको भी हम नहीं क्या मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो इतना कम होता है कि हमें वो दिखता ही नहीं, है ना, नेग्लिजिबल रहता है। तो इसलिए इन दोनों रिएक्शंस को हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दोनों के याद हो जाएंगे बेटा आप लोगों को। अब हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, ये मॉडरेट रिएक्शन भी इसको कहीं पर बुक में लिखा रहता है मॉडरेट, और कहीं पे लिखा रहता है स्लो रिएक्शंस, है ना। तो स्लो रिएक्शंस है, ये वेरी स्लो नहीं है, केवल स्लो रिएक्शंस है ना। मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं नहीं, केवल मंद अभिक्रियाएं, है ना। इन 3 कैटेगरी में रिएक्शंस को बांटा गया, ऐसा नहीं कि ऐसा होती होंगी, इनको कैटेगराइज किया गया। ये जो बहुत तेज वाली उनको अलग कर दिया गया, बहुत मंद वालों को अलग कर दिया गया,
जो मॉडरेट थी हमारे पास, है ना, मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शंस थी, उनको अलग कर दिया गया। अब इन रिएक्शनों का हम रेट ज्ञात कर सकते हैं और यही रिएक्शन हमारे इसका पार्ट होगा, इस चैप्टर का पार्ट होगा, है ना। तो ये देखो, ये कहते हैं ये कैसी होती हैं, अधिकांश, ये जो अधिकांशतः होती हैं आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। आणविक अभिक्रियाएं का मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। कैसी रिएक्शंस है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना, और सामान्य गति से होती हैं। यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन प्रोसीड विद नॉर्मल स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड से होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये भाई नॉर्मल स्पीड से होती है, इसलिए क्या होगा, इसका हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं। देखो, ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ घंटे भी लग सकते हैं और मिनट भी लग सकते हैं, है ना। जैसे ये एग्जांपल इन्होंने दिया, कैसी रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है और स्लो है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा, देखो, एसिटिक एसिड तथा एथेनॉल की अभिक्रिया। यदि हम एसिटिक एसिड को देखें, ये एसिटिक एसिड हमारे पास है CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, क्या, सर एसिटिक एसिड। हाँ, और दूसरा इसका जो IUPAC नेम है बेटा, क्या होगा, ये अच्छी बात है तुमने एसिटिक एसिड बोला, ये शायद आंचल ने बताया, आंचल ने बताया था, सर आरुषि ने। हाँ बताओ, ये इसका IUPAC नेम क्या होगा, आवाज बदली है ना, इसलिए पता नहीं लग रहा, बताओ बेटा, IUPAC नेम क्या होगा। ये याद रखना आपको, COOH जहां पर लगा होता है वो ओइक ग्रुप होता है, ओइक, इसलिए याद रखना, ओइक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। तो ये 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड होगा, क्या होगा, एथेनोइक एसिड, याद रखिएगा। COOH को हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। और प्लस यहाँ पर देखो, हमने लिया C2H5OH, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम बताओ सर एथेनॉल। हाँ, एथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल, या जो सिंपल नाम है इसका एथिल अल्कोहल, है ना। और जब इनको मिलाते हैं बेटा, तो ये हमारे पास बना जाता है, ये बन जाता है CH3COO C2H5, इसका नाम क्या था, प्लस H2, क्या नाम है बेटा इसका, बताया मैंने कई बार आपको, अब याद आया, देखो मैंने ये लाइन खींची, इस लाइन से कुछ याद आया, सर इथाइल एसिटेट। बिल्कुल, इसको देखो, ये इथाइल ग्रुप है और ये एसिटेट है, इथाइल एसिटेट, क्या नाम है इसका, इथाइल एसिटेट, इसको हम इथाइल एसिटेट कह सकते हैं, इथाइल एसिटेट है, ये एस्टर है बेटा, है ना। जनरली क्या हम इसको बोलते हैं, इसको एस्टर ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम एस्टर, है ना, और इसका नाम क्या है, इथाइल एसिटेट। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और एस्टर ऐसी जैसे फलों की गंध आती है सड़ने की, है ना, तो इस प्रकार से आती है इनकी गंध, एस्टर। तो इसको रूम फ्रेशर के रूप में बनाया जाता है। तो ये इस टाइप से जो रिएक्शंस होगी, ये कैसी रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शंस, और इसका रेट ऑफ रिएक्शंस हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये क्या कर सकते हैं, कुछ मिनटों में पूर्ण होती है, कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है। दूसरा इसमें देखो, ये है हमारे पास H2O2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इसको भी, ये भी क्या है, स्लो रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। तो इस प्रकार से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना, और ये स्लो रिएक्शन है। दूसरा ये है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, इसको भी क्या किया जाता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 2NO2
और प्लस O2 इसमें बन जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये रिएक्शंस हैं जो स्लो रिएक्शंस हैं, और इनसे हम क्या पता कर सकते हैं, इनका हम रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्ञात कर सकते हैं। इनको रेट ऑफ रिएक्शंस इनका ज्ञात किया जा सकता है। ये हैं कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हम ज्ञात करेंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में। ये तो अभी हम उन रिएक्शन के टाइप में बता रहे हैं, कैसे कैसे निकालना है वो आगे बताया जाएगा इसमें। देखो इन अभिक्रियाओं का वेग मापा जा सकता है। ये सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, इनका क्या निकाल सकते हैं, वेग का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है ना, इनको हम मेजर्ड कर सकते हैं। द रेट ऑफ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है ना। और यहाँ पर देखोगे तो ये मेजर कर सकते हैं, साथ साथ में देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग पर ताप का, दाब का और सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव का भी अध्ययन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एट द सेम टाइम द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस, टेम्परेचर हो गया, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस क्या हो सकते हैं, इन टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एंड कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शंस रेट कैन बी स्टडीड, है ना। इससे हम रेट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ लास्ट पॉइंट है इसका, इस अभिक्रिया से उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जान सकते हैं, जो उसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में जान सकते हैं, है ना। बाय द स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, हम इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये तो थी 3 टाइप की जो रिएक्शन है, 3 टाइप्स रिएक्शंस, और इनको हमने देख भी लिया किस प्रकार से हो सकती है ना। अब पहले हम जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, बार बार हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है ना। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को जानते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शंस है क्या, अभिक्रिया का वेग क्या है, किसे कहेंगे हम अभिक्रिया का वेग, क्या हो सकता है ये रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा एक लाइन लिखी हुई है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है ना, और ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, इतना हमें पता है। यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, 100 ग्राम से रिएक्टेंट क्या है, 100 ग्राम से, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन फुल है ना। अब इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। देखो 100 ग्राम रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इधर की तरफ, और रिएक्टेंट अब हो गया 50 ग्राम्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन चेंज हुई कि नहीं हुई। देखो 100 ग्राम था, अब 50 ग्राम हो गया, कम हो गई किसकी कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाती है तो देखो यहाँ सॉरी, 2 चीजें बेटा यहाँ ध्यान रखना, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम भी हो सकती है, हो सकता है ये हमने कहा 50 से तो कम हो गई, हम कहें ये 100 थी और आप क्या हो गए 150 हो गई, तो तब भी क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो जहां पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज ज्यादा कम होना वो अलग चीज है ना। तो ये कहता है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, है ना। तो वो चेंजेस आ रहा है, माना हमने कहा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना चेंजेस हुआ यूनिट टाइम में, है ना। तो देखो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, क्या होगा, यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस। यूनिट टाइम में जो क्या हो रहा होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब हिंदी में वही है। देखो इकाई समय में, इकाई समय जानते हैं आप लोग, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना। किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा, उससे दोनों की
सांद्रता में परिवर्तन होता है, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन। यदि माना यह देखो यहाँ 100 ग्राम था, तो यहाँ मान लीजिए 50 ग्राम हुआ, तो 50 ग्राम यहाँ चेंज हो गया, यहाँ कम थी कंसंट्रेशन, यहाँ बढ़ गई, है ना, बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जहां पर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा यूनिट टाइम में, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। बस सिंपल चीज है। अब इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, हम इस जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को दो प्रकार से देखो, ठीक है ना। अतः अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दस रेट ऑफ अ रिएक्शंस इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, है ना, एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दो प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से हो सकता है बेटा, देखो दो प्रकार से हम कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ दो चीजें हमारे पास है। क्या चीजें हैं, एक तो हम दिखा सकते हैं, देखो यहीं से आपको पता लग रहा होगा। एक तो जब कंसंट्रेशन कम हो रहे होंगे, देखो यहाँ पर 100 ग्राम था, अब 50 ग्राम हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या देखो, किसी अभिकारक, एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, यहाँ अभिकारक की सांद्रता कितनी कमी के रूप में हम देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कौन सा बेस लेना होगा कि जहां पर रेट ऑफ क्या हो सकता है, रिएक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। रेट जो क्या होगा यहाँ पर, इसकी सांद्रता में या इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही होगी, है ना। कंसंट्रेशन में जो कमी हो रही होगी उसको हम देख सकते हैं कितनी कमी हुई। तो एक रूप तो ये हो गया कि जब कंसंट्रेशन में कमी के रूप में हम इसको देख रहे होंगे। दूसरा, किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। अब एक तो कंडीशन ये है कि यहाँ कमी कितनी हो रही है, दूसरा हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ कितना बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है ना, वहां पर हमें देखेंगे कि इस रिएक्शन में कितनी कंसंट्रेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट की। ये हम दो प्रकार से देख सकते हैं। तो ठीक है ना, हमने दो प्रकार से देखा कि दो टाइप्स हम कैसे दिखा सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम थोड़ी सी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दो एग्जांपल के रूप में देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्यों ना हम ऐसे देखें, पहला ये कह रहा है किसी एक उत्पाद की सांद्रता के वृद्धि के रूप में, जो पहला वाला पॉइंट था, है ना, ये दूसरे वाले पॉइंट में देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये दोनों रूप में देख सकते हैं। देखो प्रारंभ में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता अधिकतम होती है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि मान लीजिए शुरुआत है, ये रिएक्टेंट हमारे पास, तो हम इसको क्या मानेंगे, 100 ग्राम है हमारे पास, पूरा है ना। अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं शुरुआत में, है ना। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सर्वाधिक होगी, यानी कि सबसे ज्यादा होती जब रिएक्टेंट कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हो, है ना। तो ये देखो इसकी कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगी, अतः इसकी जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। जैसे देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, ये जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस कम होता रहेगा। ठीक है ना, तो अभी क्योंकि फुल है, देखो पूरा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो इस समय जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो बहुत अधिक होगा, यहाँ से तेजी से चलेगा, है ना। अतः अभिक्रिया का वेग अधिकतम होगा। तो दूसरा ये कहता है देखो समय के साथ साथ क्या होगा, सांद्रता घटती रहेगी। फिर क्या होगा, मान लीजिए हमने देखा 2 मिनट बाद, टाइम 2 मिनट बाद देखा हमने, है ना, चलो 1 मिनट बाद देखा, क्योंकि यूनिट टाइम में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, तो 1 मिनट बाद हमने देखा। तो यहाँ क्या था, यहाँ 100 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम की जगह 98 ग्राम बचा, यहाँ 2 ग्राम में चेंज हो गया, थोड़ा कम हो गया। लेकिन हमने क्या किया, टाइम 1 आवर में देखा, 1 घंटे में देखा। फिर तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 52 और यहाँ 48 हो गया, है ना।
तो धीरे धीरे इनका रेट ऑफ जो रिएक्शंस होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, है ना। तो इसके आधार पर ये थ्योरी बनी हुई। देखो समय के साथ साथ क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा, अभिक्रिया कारक होगा, पदार्थों की सांद्रता घटती रहेगी, है ना, और अंत में क्या होगा, वेग घटता रहेगा। और इसमें ये कहता है देखो, अतः पूरे समय के दौरान अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता। जैसे क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कभी ये तीव्र गति से होगी, फिर धीमी गति होगी, अलग अलग, यानी कि कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा कि इस रेट से चल रही है ना। प्रारंभ में तेजी से होती है और फिर धीरे धीरे घटते हुए और अंत में बहुत कम हो जाता है। यानी कि क्या नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा इसका। पहले बहुत फास्ट होगी, फिर धीरे क्या होगी, थोड़ा कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे अंत में क्या हो जाएगा, सबसे कम हो। ठीक है। लेकिन ये कहता है एक लाइन और है, परंतु कभी शून्य नहीं होता है। क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है ना, क्या नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें शून्य नहीं होना। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन शून्य हो गया, जीरो हो गया, है ना। अतः किसी अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। देखो इसमें जो देखेंगे अभिक्रिया का वेग यदि हम निकालेंगे तो ये 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 1 हमारे पास है, इसको बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बेटा द एवरेज रेट। क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, एवरेज रेट। ठीक है ना, ये एवरेज रेट। दूसरा यदि हम देखेंगे कौन सा हो सकता है, ये तात्क्षणिक वेग, ये हमने शुरू में पढ़ा था। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूअस, ठीक है, रेट ये हो जाएगा। और चौथा हमारे पास हो गया जो इनिशियल रेट। ये 3 प्रकार से होता है, इनिशियल रेट। ये 3 टाइप से हमारे पास होंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप से हम अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ेंगे कैसे कैसे हो सकता है। पहले हम एवरेज रेट को पढ़ते हैं, है ना। तो एवरेज रेट देखो, हमने कहा कि या तो रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन में कमी आ रही होगी, या प्रोडक्ट की उसमें क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा उसका कंसंट्रेशन, है ना। तो एवरेज रेट किस प्रकार से हो सकता है, वहां तो यूनिट टाइम में था, वहां यूनिट टाइम में था। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है यदि हम औसत वेग या एवरेज रेट को देखेंगे तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया है में एक निश्चित समय में क्रियाकारक, है ना, क्रियाकारक का मतलब यहाँ पर होता है रिएक्टेंट या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास निश्चित समय, यहाँ 1 मिनट नहीं बेटा, यह 1 सेकेंड, यूनिट टाइम नहीं है, यहाँ समय है ना, कोई निश्चित समय है। तो यहाँ कहता है देखो, द एवरेज रेट is determined by the dividing the change in concentration by the time taken for the changes, है ना। जो टाइम टेकन, जितना टाइम उसने लिया, है ना, उस टाइम को हम डिवाइड करेंगे कि क्या कंसंट्रेशन में चेंजेस आए, है ना। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि एवरेज जो रेट होगा, औसत वेग होगा, क्या होगा, जो एवरेज रेट होगा वो कैसे कैसे लिख सकते हैं। एवरेज रेट में क्या हुआ, देखो यहाँ पर है क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। क्रियाकारकों का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट से अभिकारक जिसको हम कहते हैं, है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंसंट्रेटेड ऑफ अ रिएक्टेंट, ऑफ अ रिएक्टेंट। ठीक है ना, रिएक्टेंट जो होगा। अब देखो यहां पर बटे में क्या कर देंगे, इसमें यहां पर क्या होगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर द चेंज,
कितना समय लगा चेंज होने में, है ना, चेंज। अब एक चीज और नोट करना बेटा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट, इसके रेट में जब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो इसमें कमी होगी, तो कमी के लिए हमेशा माइनस में होगा, इसको इस पूरा टोटल क्या होगा, माइनस। इसलिए यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं और कमी हो रही होगी, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखाएंगे। देखो एवरेज रेट हम दूसरा भी निकाल सकते, दूसरा मेथड भी हमारे पास है। एवरेज रेट जो होगा वो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस इसलिए लगा कि यहाँ पर बढ़ता है, प्रोडक्ट में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे दूसरे वाला नंबर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्योंकि बढ़ रहा है तो अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना समय लिया उसने। ये चीज प्लस और माइनस समझ गए। जब प्रोडक्ट कंडीशन में क्योंकि बढ़ रहा है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। रिएक्टेंट की कंडीशन में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कमी हो रही है ना। तो ये दो चिन्ह को ध्यान रखना आपको। तो ये दोनों चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं। देखो एक अभिक्रिया हमारे पास है, ये दे रखा है आर और ये दे रखा है पी। आर का मतलब रिएक्टेंट और पी का मतलब प्रोडक्ट। अब यदि हम कहें कि एवरेज रेट निकालो इसके लिए, तो इसके एवरेज रेट दो होंगे। दो कैसे होंगे, पहले यदि हम देखेंगे औसत वेग निकालेंगे, और किसकी कंडीशन में निकालेंगे, आर के विलुप्त होने के लिए, यानी कि आर माने रिएक्टेंट के कम होने, डिक्रीज होने पर, है ना। जब रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा। द रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ आर, ये देखो आर के जब आर कम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आर के कम होने पर हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है, ये जो समय में हमारे पास परिवर्तन में समय लगा हुआ है ना, परिवर्तन में, ये टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है ना, टाइम टेकन कितना चेंज हो रहा है। तो ये माइनस, इसका मतलब क्या होगा, हो रहा होगा, इस माइनस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा या डिसअपियर हो रहा होगा, है ना, डिसअपियर ऑफ आर होगा, यानी कि आर के विलुप्त होने के। दूसरा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, जब प्रोडक्ट के बनने की वाला, है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा होगा, द रेट ऑफ अपेयरिंग ऑफ पी, जब वो बन रहा होगा, तो बनने वाली कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी, ये हमारे पास है। तो ये रिएक्टेंट जब कम हो रहा होगा और जब प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ऐसे करके हम उसका एवरेज रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल के बराबर, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। जो जहां जितना कम यहाँ होगा उतना बढ़ेगा ये, है ना। तो जितना ये डिसअपियर होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, देखो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी एक्टिव मास ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। ये इसके बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, जितना कम होगा उतना यहाँ बढ़ेगा प्रोडक्ट में। तो ये एवरेज रेट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलो एक दो और का देखते हैं, आप लोग बताएंगे मुझे कि कैसे कैसे एवरेज रेट निकालते हैं। तो छोटे से शुरुआत करते हैं ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एक है बेटा हमारे पास ए और दूसरा है बी, ए से बी बना, तो इसके लिए हमें निकालने हैं दोनों के रेट निकालो। तो द रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ए पहले निकालो, जल्दी जल्दी बताओ, सिंपल चीज है बेटा। disappearance A
ठीक है ना। डिसअपेयरेंस ये निकालना कितना होगा? सर डेल्टा ए हम्म, अपॉन सर डेल्टा टी। और बच्चे बताएंगे बेटा। सही है गलत है? कोई और बच्चे बताओ। आरुषि ने बहुत कुछ सही बताया, छोटी सी चीज छूटी हुई है। बताओ बेटा क्या छूट रखा है? सर माइनस छूट गया। क्योंकि यहाँ कमी हो रही है बेटा। देखो यहाँ से क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। अभी 2-3 और रिएक्शन पूछूंगे तो मैं एग्जांपल के रूप में पूछ रहा हूँ। दूसरा देखो बेटा, द रेट ऑफ अपीयरेंस बी। अब अपीयरेंस बी का देखना। सर प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और बच्चों से नाम लेके पूछूंगा बेटा यदि आप लोगों ने बताया नहीं है ना, तो ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब दूसरी रिएक्शंस देखते हैं बेटा, है ना। ये तो आगे समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। चलो एक रिएक्शन देखते हैं और आप लोगों को। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, है ना। ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें हमें सीखना भी है। पहले आ गया। चलो इसमें करते हैं। ये देखो H2 प्लस, अच्छा छोड़िए, H2 प्लस Cl2 दो नहीं लेते हैं, 2HCl। हाँ, या कोई और एक सिंगल वाली रिएक्शन मिल जाती जिससे सिंगल प्रोडक्ट बन सकता है। चलो कोई बात नहीं, 2H2O2 लेते हैं और ये बना देता है 2H2O प्लस O2। इसको देखो तो बेटा, इसको बताने की कोशिश करो। ये इसको नहीं बता पाते तो किसी और को देखते हैं। HCl देखते हैं ना, एक तो उसमें 2 आ रहा है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको हम, चलो इसी को बताओ आप लोग, देखते हैं क्या हो सकता है। इसका रेट निकालो बेटा, कैसे निकालें? आज यही सीखना हमने बस। यहाँ पहले देखो हमने क्या निकालना है, द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ आर। आर के, सॉरी आर का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट है ना। तो H2O2 के विलुप्त होने का वेग, पहले आप लोग लिखोगे द रेट ऑफ disappearance ऑफ H2O2 का विलुप्त होने की दर। बताओ बेटा कैसे निकालेंगे? विलुप्त होने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? कशिश बेटा बता। विलुप्त होने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा चिन्ह लगाते हैं, भी बताओ। कौन सा चिन्ह लगाते हैं बेटा विलुप्त होने के लिए? काजल, विलुप्त होने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? इसने, हाँ बताओ बेटा। माइनस। माइनस लगेगा, है ना। यहाँ पर देखो जैसे माना क्या होगा, डिसअपेयरेंस के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना, हमें डेल्टा का चिन्ह लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H2O2 क्या है, H2O2 पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ H2O2। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अंतर ये है बेटा कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे 1/2 पहले लिखेंगे। तो ये इसलिए मैं इसको नहीं लिखना चाह रहा था, तो इसको हम क्या कर देंगे 1/2 पहले लिख लेंगे और ये आ जाएगा डेल्टा H2O2 अपॉन, फिर क्या आएगा
डेल्टा टी टाइम जो लगेगा इसमें ये आ जाएगा, है ना। और यहां पर क्या होगा, जो यदि हम कहेंगे रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ H2O, यहां दोनों का आएगा, देखो द रेट ऑफ अपीरियंस अपीरियंस ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसमें, H2O। अब H2O के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, फिर इसमें क्या आएगा, सानिया बेटा बताओ तो क्या होना चाहिए, कौन सा चिन्ह आना चाहिए इसमें, प्लस। प्लस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें भी होगा, जो ये संख्या होगी यहाँ पर, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, 1/2 लिखेंगे। यानी कि यदि 2 होता तो 1/2, 3 होता तो 1/3, 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इंटू का चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह हमने पहले लगा दिया, और यहाँ पर आएगा डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। अभी ये ध्यान रखना ऑक्सीजन भी है इसमें, तो यहाँ क्या आएगा, द रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ O2। तो O2 के लिए भी सेम कंडीशन आएगी, इक्वल का चिन्ह लगेगा यहाँ, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस बन रहा है इधर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा, और यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर O2 अपॉन डेल्टा टी, ये ऐसा आएगा, है ना। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। चलो एक रिएक्शन और देते हैं, इसके लिए रेट सभी बच्चों को निकालना है, कॉपी पेन तो आप लोगों ने रखा होगा सामने, ठीक है, और इसमें निकालने की कोशिश करिएगा। देखो ये है A, और ये चेंज हुआ 2B में, इसके लिए निकालो तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। यहां से वो विलुप्त हो रहा होगा, यहां से कम हो रहा होगा, ए से कम हो रहा होगा, यहाँ ज्यादा बन रहा होगा, बी की तरफ ज्यादा बन रहा होगा, है ना। तो विलुप्त होने की दर का वेग और बनने का वेग, इनको देखो। हो गया बेटा, यस सर, हो गया। बताओ बेटा। सर ए वाले का द रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस होगा, यस सर। डिसअपीयरेंस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सर माइनस माइनस डेल्टा डेल्टा ए एक्टिव मास ऑफ ए, है, इसको हम एक्टिव मास बोलते हैं बेटा ना, एक्टिव मास, ये बड़ा ब्रैकेट जो बनता है अपॉन डेल्टा टी। अपॉन डेल्टा। किसी को कोई दिक्कत है बेटा इस वाले पार्ट में, किसी को लग रहा हो कि गलत हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, ये तो डिसअपीयरेंस हुआ तो माइनस का चिन्ह लगा, विलुप्त होने में हमेशा माइनस का चिन्ह लगेगा, यहां से विलुप्त होगा, कम होगा, यहां बढ़ेगा, यहाँ क्या होगा, अपीयरेंस होगा, है ना। तो दूसरा क्या होगा बेटा इसमें, द रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या होना चाहिए, अपीयरेंस ऑफ बी करना है इसको, क्या होना चाहिए बेटा, सर प्लस प्लस 1/2 1/2 इंटू डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। सबको समझ में आया बेटा या नहीं आया, पहले बताओ मुझे, अन्य बच्चों को आया समझ में।
सबको समझ में आया या नहीं आया? इसको हमें ध्यान रखना बेटा कि जितना यहाँ से क्या हुआ, डिसअपियर हुआ और जो अपीयर हुआ, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना? जितना ये दोनों चीजें बराबर हो, ये ध्यान भी रखना आपको। चलो कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। एक और रिएक्शन है ना जो इसमें दे रखे हैं। मान लीजिए हमने लिखा 2A 3B, इसके लिए बनाओ। अब तो जल्दी आ जानी चाहिए बेटा। सर हो गया। हो गया बताओ बेटा। और बच्चे बताते रहो बेटा, तभी पता लगेगा सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ। Set the rate of disappearance of A of is A, equal to -1/2 into delta active mass of A upon delta T हो गया। the rate of appearance of B बताओ बेटा। is equals to +1/3 into delta active mass of B upon delta T। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे कैसे हो रहा है? यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, ये वाला तो माइनस हो रहा है, जो संख्या है उसको हम बटे में 1/2 कर दे रहे हैं, है ना, A कर दे रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये प्लस का चिन्ह लग रहा है इसमें, और इसको 1/3 और इसको डेल्टा B कर दे रहे हैं, और डेल्टा T हम सब मिल ही रहे। ठीक है बेटा। एक और है कॉमन रिएक्शंस है, और कॉमन रिएक्शन इसलिए है कि आप लोगों को समझ में आ जाने से। देखो यहाँ पर लिखा N1A प्लस N2B, फिर एरो लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है M1C प्लस M2D। अब इसके लिए निकालो थोड़ा सा डिफरेंट। जो किसी मॉलिक्यूल के आगे है वो नंबर ऑफ क्या है, जैसे N1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ हम क्या करते हैं वो आप लोगों को पता है ना? ये जो संख्या लिखी हुई है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इतना मैंने हिंट कर दिया आप लोगों को, बाकी आप निकाल सकते हैं। तो सबके लिए वही कहानी आएगी। बताओ बेटा। ये 1 नंबर में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। कोई बच्चा बता दो बेटा। ये दोनों क्या हो रहे होंगे यहाँ से, ए और बी क्या हो रहे होंगे, इतना बता दो। बिल्कुल। ये क्या हो रहे होंगे दोनों, सी और डी। ये क्या हो रहे होंगे बेटा, अपीयरेंस अपीयर हो रहे होंगे, है ना, अपीयरेंस, है ना। यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, द रेट ऑफ disappearance, डबल कर दिया है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी कर देता हूँ, ए एंड बी। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम ए का निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले ए का निकालेंगे, तो ए कैसे निकलेगा, यहाँ पर -1/N1 हो जाएगा।
क्योंकि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम निकाल रहे थे ना, 2 निकाल रहे थे तो 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो संख्या पहले होगी उसको 1/, ये कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू, फिर ये इक्वल होगा, दोनों बराबर होंगे भी, है ना। देखो माइनस, यहाँ पर यदि बी कर ले निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/n2, ठीक है ना। और n2 इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अपीयरेंस, इसको देखो अपीयरेंस ऑफ ए, इनका अपीयर होना, ये अपीयर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अपीयर के लिए कंडीशंस क्या आएगी, ये प्लस का चिन्ह आएगा। यदि हम यहाँ पर अपीयर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अपीयरेंस कर देते हैं ना, अपीयरेंस हो जाएगा, ये क्या आएगा, CND कर देता हूँ मैं, CND। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, 1/m1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इंटू एटॉमिक मास ऑफ C अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। और इस इक्वल टू ये भी हो सकता है, प्लस का चिन्ह देखो, 1/m2 आ जाएगा। अब इसमें हम रिएक्शन को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा, ये डेल्टा भी होगा बेटा इसमें, है ना, सॉरी मैंने डेल्टा नहीं लिखा, डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हो, है ना। जैसे यदि देखोगे तो ये यहाँ पर निकाला हुआ है इस टाइप से, देखो ये यहाँ पर निकला, ये तो समीकरण, इसको रस समीकरण मिति कहते हैं बेटा, स्टीसियो कहा जाता है इसको, स्टीसियोमेट्री है ना, रस समीकरण मिति, ये हुआ जिसमें ये बटे वाले आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रस समीकरण मिति या स्टीसियोमेट्री कहा जाता है ना। और यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए वो पूछा हुआ है, और इस रिएक्शन को इस टाइप से निकाला जा सकता है। तो चलो खैर, ये तो रिएक्शंस हो गए सामान्य। कल हम आगे बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या चीजें और